नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ और मेरे साथ ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजन कुमार हैं हमारे साथ, जो कि एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं जेएनयू में और रशियन स्टडीज़ में स्पेशलाइज़ करते हैं। रूस में आज जो हो रहा है, रूस-यूक्रेन युद्ध जो है वो खींचा चला जा रहा है, लेकिन इसमें एक मोड़ जो आने जा रहा है, ऐसा लगता है, वो ये कि लॉन्ग रेंज वेपन जो कि यूरोप ने और जो अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हैं, क्या उनको रूस के अंदर मार करने की इजाज़त दी जाएगी? इस तरह की खबरें हैं कि यूके ये अप्रूव कर सकता है। यूके के पीएम और जो बाइडेन शुक्रवार को वॉशिंगटन में मिलने वाले हैं, इस पर बातचीत होगी। कुछ खबरें ऐसी हैं कि अमेरिका जो है शायद अभी भी इसकी इजाज़त ना दे, लेकिन यूके इसके लिए गो अहेड दे सकता है। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा है कि अगर ऐसा होता है, हालाँकि यूक्रेन जो है वो ड्रोन्स वगैरह के ज़रिए रूस के अंदर हमले कर रहा है, लेकिन अगर इस तरह के वेपनरी के साथ हमला होता है, तो इसका ये मतलब है कि अमेरिकी या यूरोपीय सैटेलाइट्स की मदद ली जा रही है, उनके एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है, उनके पर्सनल की मदद ली जा रही है और इसका मतलब ये है कि ये रूस बनाम पश्चिम हो जाएगा। ऐसे हालात में अ, राजन कुमार जी, आपको लगता है कि ये वॉर जो है वो अब एस्केलेट करने की और भी बुरी हालत में जाने की स्थिति में आता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो कोशिश हो रही है युद्ध विराम की, दूसरी तरफ जब इस तरह के वेपन्स को गो अहेड दिया जाएगा, जो कि 500 किलोमीटर अंदर तक मार कर सकता है रूस में, फिर तो यही होगा। लेकिन सेल्फ डिफेंस की भी बात की जा रही है यूक्रेन को लेकर। जी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए कादम्बिनी जी और युद्ध निश्चित रूप से एक तरह से एस्केलेशन की ओर बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है और आपने बिल्कुल सही बताया कि अभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और बाइडेन की मीटिंग होने वाली है, शुक्रवार को ही मीटिंग होने वाली है जिसमें कि जो मुख्य जो डिसीजन लिया जाना है, उसमें यह है कि यूक्रेन को किस हद तक मदद की जाए, यानी कि किस ढंग के वेपन्स का प्रयोग की इजाज़त दी जाए और बहुत संभावना बताई जा रही है कि शायद वो एटकैम्स जिसको बोला जाता है कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जो है जिसका रेंज लगभग 200 किलोमीटर तक होता है उसकी इजाज़त मिल सकती है। हालाँकि हुँ। अमेरिका अभी भी उसको अमेरिका में कुछ जो रिपब्लिकन पार्टी हैं या दूसरे हैं, कुछ लोग वहाँ पे इसके विरोध में हैं और उनको यह भी लगता है कि इससे शायद युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। लेकिन अभी जो 2 जो इम्पोर्टेंट पावर्स हैं, एक ब्रिटेन और अमेरिका और उसके दोनों के जो इम्पोर्टेंट जो सेक्रेटरीज़ हैं, अभी कुछ दिन पहले यूक्रेन की यात्रा पे भी थे और उन्होंने एक ऑफ़िशियल स्पीच भी दिया था दोनों ने, जॉइंट स्पीच और जी। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बाइडेन की मीटिंग होने वाली है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की। तो वैसे में 2-3 जो वेपन्स हैं, उनकी इजाज़त जो यूक्रेन माँग रहा है एक तो कि उनका जो बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल्स हैं, जो कि स्टॉर्म शैडो है और आपने एटैकम्स की बात की और उसके अलावा दूसरे भी जो क्रूज़ हैं या बैलिस्टिक हैं, जिनका रेंज 200 से साढ़े 300 किलोमीटर, 400 तक है उसकी इजाज़त ज़ेलेंस्की माँग रहा है और माँग रहे हैं और उनको लगता है कि अगर इस ढंग के वेपन्स ज़ेलेंस्की को मिलते हैं, तो शायद उनका उनका दबाव जो है रूस पे काफ़ी बढ़ेगा और रूस भी उससे घबरा रहा है। अब सवाल ये है कि रूस और एक और वेपन बहुत इम्पोर्टेंट है जिसकी मैं बता दूँ, उसके बाद मैं रूस पे आता हूँ। एक है जी, F-16 है। F-16 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, आप जानते हैं कि जो उन्हें मिल भी चुका है अभी। जो अमेरिका ने नहीं दिया है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्री है हाँ, उन्होंने दिया हाँ, बिल्कुल। है। जी, तो उसकी इजाज़त ये माँग रहे हैं कि रूस की टेरिटरी में जाके वो करते हैं और वो अगर करते हैं तो उनका रेंज एक तो कि जो इनका जो फायर पावर है, जो सुखोई का या मिग हाँ, का वो खतरे में आ जाएगा और दूसरा कि उनकी क्षमता फिर काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इन बिल्कुल। दोनों की इजाज़त है, इसके अलावा और भी कुछ वेपन्स की इजाज़त है। लेकिन अगर वो इजाज़त मिलती है, तो जैसा कि रूस है में अभी हो रहा है कि कर्स्क में आप जानते हैं कि यूक्रेन की आर्मी ऑलरेडी कर्स्क के रीजन में है और हाँ, रूस काफ़ी घबराया हुआ है और रूस को यह भी लगता है और कर्स्क रीजन से अगर आप मॉस्को की दूरी की बात करें, एरियल डिस्टेंस तो 400 साढ़े 400 किलोमीटर के आस-पास आएगा, 500 से भी कम किलोमीटर। तो वैसे करीब में 300 माइल बताते हैं कि ये है। 500 जी, मैं हाँ, एरियल डिस्टेंस की बात कर रहा था। अच्छा, जी। अच्छा, अच्छा। जी, वैसे में मुझे लगता है कि यूक्रेन की क्षमता में काफ़ी की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी और रूस ने उसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, 2 या 3 स्टेटमेंट दिए हैं। एक तो कि रूस ने अपने न्यूक्लियर जो डॉक्ट्रिन है उसको चेंज करने की बात की है और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज का मतलब यह है कि फर्स्ट यूज़ अभी तक रशिया की पॉलिसी यह थी कि वह पहला प्रयोग नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन्स का, जी, डिफेंस में करेगा, रिटेलिएशन में करेगा। लेकिन बिल्कुल।
उनको लग रहा है कि अगर इस ढंग के हमले बढ़ते हैं, तो फिर जो उनकी न्यूक्लियर पॉलिसी है, उसको बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। और उसके अलावा उन्होंने यह भी बोला है कि यह जो युद्ध है और ये कोई मेदवेदेव ने नहीं बोला है, ये हुँ, लाव्रोव ने बोला है। लाव्रोव वहाँ के जानते हैं फॉरेन मिनिस्टर और एक सीरियस मिनिस्टर हैं हुँ, और पुतिन के जो दूसरे जो स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने भी इस ढंग के स्टेटमेंट्स दिए हैं। और हुँ, दूसरा उन्होंने यह बोला है कि अगर ऐसा होता है, तो इस युद्ध को माना जाएगा कि नाटो और रूस के बीच का युद्ध हो चुका है। बिल्कुल। जी, अभी तक जो वो चल रहा था कि यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा है, अब तो तो मुझे पुतिन ने भी बोल दिया है, उन्होंने कुछ ही घंटे पहले ये कह दिया है कि ये रशिया वर्सेस अमेरिका, ईयू और नेटो देश हो जाएगा अगर इस तरह की चीज़ होती है। तो ये देखिए तो मैं बहुत ही अब एक अलग लेवल पर पहुँच चुका है। हालाँकि मुझे लगता है कि जब उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स की बात की थी कुछ वक़्त पहले, तो कई जो विदेशी जानकार हैं, जो इन पर नज़र रखते हैं, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। उनका कहना था कि नहीं इस तरह से वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये आपको लगता है ये वक़्त है कि उन बयानों को भी अब बहुत गंभीरता से लेना चाहिए? क्योंकि अब ये लग रहा है कि अगर इस तरह से जो यूक्रेन चाह रहा है कि सेल्फ डिफेंस के मामले में वो रूस के अंदर जो एयरफ़ील्ड्स हैं या बाकी कंट्रोल सेंटर्स हैं, जो काफ़ी अंदर है रूस के, उन पर अगर मार करता है, तो ये एक रियल कॉस्ट होगा। पहली बार मुझे लगता है कि एक रियल कॉस्ट कर्स्क में जो अंदर घुसे यूक्रेनियन वो था। लेकिन अब इस लेवल पे अगर होता है, तो फिर तो बाकी हर चीज़ को जो रूस की तरफ से बयान आए हैं, उनको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। देखिए, इस ढंग के जो स्ट्रैटेजिक जो होते हैं, उसमें 2 एलिमेंट होते हैं। कई बार तो मैसेजेस सिंबॉलिक होते हैं और कई बार वो सीरियस भी होते हैं। और हाँ। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बताया जाता है कि जब भी कोई स्टेट्समैन पुतिन एक बहुत ही सीरियस स्टेट्समैन है, भले ही पश्चिमी देश उसको उनको प्रोजेक्ट करते हों, कई बार नहीं सीरियस नहीं है वो उस टाइप से। लेकिन जी। एक सीरियस स्टेट्समैन है और इस ढंग के का स्टेटमेंट दिया जाता है, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। और हुँ, हुँ। हालाँकि ये भी बता दूँ कि अभी वो स्थिति नहीं है मुझे लगता है क्योंकि रूस का दबदबा अभी भी यूक्रेन पे बना हुआ है। रूस ने काउंटर ऑफेंसिव कर्स्क में शुरू कर दिया है, ये ज़ेलेंस्की का भी स्टेटमेंट आ रहा है और जो हुँ, एक्सपर्ट्स हैं उनका यह भी मानना है कि अभी जो काउंटर ऑफेंसिव हो रहा है उसमें रूस शायद जो यूक्रेनियन आर्मी है उसको निकाल भी सकता है। हुँ, हुँ, लेकिन इश्यू है कि अभी रूस ने अपने सारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं या उनके जो बैलिस्टिक या क्रूज़ मिसाइल है, उनको भी पूरा प्रयोग नहीं किया है। तो रूस के पास हाँ। अभी न्यूक्लियर जाने से पहले वो रेड लाइन न्यूक्लियर जाने से पहले बहुत सारे दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं, इसमें कोई शक हुँ, नहीं है। हुँ, हुँ, लेकिन वो क्या कंडीशन होता है जब रूस उस रेड लाइन को क्रॉस कर सकता है। तो मैं हुँ, बताऊँ वो स्थिति तब बनती है जब रूस को लगने लगेगा कि ये पश्चिमी देश इनके टेरिटरी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब रूस को हाँ, लगेगा कि सच में एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया जिसमें कि क्राइमिया भी इंक्लूडेड है। या मान के हुँ, चलें कि क्राइमिया पहले यूक्रेन का पार्ट था, अभी रूस के पास है। लेकिन बिल्कुल। क्राइमिया का ब्रिज भी अगर तोड़ा जाता है और क्राइमिया पे भी खतरा बनता है, तो पुतिन के रेजिम पे खतरा बन जाएगा और पुतिन अपने रेजिम को भी नहीं बचा पाएँगे क्योंकि लोग वहाँ पे उनके विरोध में खड़े हो जाएँगे। तो हुँ, वैसी हुँ, स्थिति में एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस रेजिम पे या फिर अगर मान लीजिए रूस की टेरिटरी पे बनता है, तो रूस अपने वेपन्स को यूज़ कर सकता है। अब कैसे करेगा, टैक्टिकल करेगा, किस लेवल पे करेगा, यह स्पेकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन वो रेड लाइन उसी स्थिति में क्रॉस हो सकती है। हुँ, हुँ। लेकिन जिस तरह से अब ये जो जो बाइडेन और यूके के जो पीएम हैं स्टार्मर अगर इस तरह से एक इजाज़त देते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको भी हालात का अंदाज़ा नहीं है। कहीं न कहीं क्या आपको लगता है कि पश्चिम भी चाहता है कि ये युद्ध जो है वो एस्केलेट हो? देखिए, युद्ध में की दोनों बातें हैं। जो अमेरिका ने जिस कारण से युद्ध शुरू किया था कि एक तरह से रूस का स्ट्रैटेजिक डिफीट मतलब जिसकी बात वो कर रहा था, हाँ। ये मकसद यही था। लेकिन वह अभी नहीं हो पा रहा है। वो उसमें सक्सीड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या जो अमेरिकन पॉलिसी है, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे में हुँ, उनको और तो एक और यूक्रेन भी काफ़ी दिन से आप जानते हैं 2 साल से ज़्यादा से युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल। युद्ध पश्चिमी देशों में भी काफ़ी अनपॉपुलर होता जा रहा है और वहाँ पे स्वर हाँ। जो इस युद्ध के विरोध में उठ रहे हैं। और इसी कारण से आपने देखा कि ज़ेलेंस्की ने एक पीस प्लान की बात की है कि वो जाएँगे अमेरिका और उन मिलेंगे जो वहाँ के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, इसके अलावा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनसे मिलेंगे और पीस प्लान की बात करेंगे। उसके बाद हंगरी के तो पहले ही कर चुके हैं। अभी इटली के प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी जिसमें उन्होंने ये भी मोदी जी को रोल प्ले करने की बात इत्यादि की थी और रूस ने भी इस ढंग की बात शुरू की है। तो एक जो ज़ेलेंस्की के साइड से उनको यह भी लगता है कि शायद अगर कहीं अभी कहना मुश्किल है लेकिन अगर ट्रम्प आ जाते हैं तो फिर उनकी स्थिति काफ़ी खराब हो जाएगी क्योंकि ट्रम्प ने हुँ, बोला
सपोर्ट नहीं करेंगे और 24 घंटे में हम युद्ध बंद करवा देंगे और हुँ, उनकी ये भी मानी जाती है कि प्रो पुतिन है। इन सारी संभावनाओं के बीच में दोनों बातें भी हो रही हैं, एक एस्केलेशन की बात हो रही है कि इससे पहले कि पीस टॉक शुरू हो जितना संभव है एस्केलेट उसको कर लें और दूसरा हुँ। यह भी कि अगर ट्रंप की आने की संभावना बनती है तो वैसे में उससे पहले अगर पीस प्रपोज़ल हो जाए तो शायद रूस पे ज़्यादा दबाव बनाया जा सकता है। ये दोनों बातें चल रही हैं लेकिन एस्केलेशन की पूरी संभावना है, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। जी, और जो युद्ध विराम के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, भारत के लिए भी कहा जा रहा है कि मध्यस्थता भारत करे और भारत ने कहा है कि जितना कुछ योगदान होगा वो करने को तैयार है। ये अभी अजीत डोभाल जो हैं वो गए हुए हैं सेंट पीटर्सबर्ग में, उनकी मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन से हुई। ज़ेलेंस्की से पहले ही पीएम मोदी मिल चुके हैं जब वहाँ पर गए। उन्होंने भी कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे युद्ध रोकने का ज़रिया है। ये सब कुछ हो रहा है लेकिन अ, बहुत फ्रूटफुल नहीं लग रहा है क्योंकि पुतिन ने भी जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि भारत की बात की थी कि वो मध्यस्थता करेंगे लेकिन अभी वो वक़्त नहीं आया है। ये बाद में उनके जो एडवाइज़र हैं उन्होंने कहा कि अभी वो वक़्त नहीं है। तो एक ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर ये लगता है कि चाहे वो रूस हो या फिर पश्चिमी देश हों, दोनों के लिए जो स्टेक्स हैं, वो एक कम से कम बराबरी के लेवल पर हाई हों। तभी नेगोशिएट कुछ हो पाएगा। इस बात की कोशिश है ये सारा कुछ आर्म्स वगैरह की जो अब वहाँ पर इजाज़त देने की बात है या रूस के जो बयान है, ये सब उस दिशा में पॉइंट करते हैं? देखिए मुझे लगता है कि अभी भी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ पे पीस प्लान को लेके काफ़ी सीरियस नहीं है। हाँ, चूँकि जी क्योंकि अगर सीरियस होते तो मुझे लगता है कि पहला काम जो होता है कि आप बैक चैनल डिप्लोमेसी एक्टिवेट करते हैं और बाइडेन को हाँ, पुतिन को फ़ोन मिलाने में कितना समय लगेगा? जैसा कि वो इज़राइल में बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हुँ, रूस को लेके यह कोशिश नहीं हो रही है। तो मुझे हुँ, लगता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अभी पीस इनिशिएटिव में तुरंत इमीडिएटली कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। और जो पीस इनिशिएटिव जब भी होगा उसके कई स्टेजेज़ होते हैं। वहाँ पे स्टेजेज़ पहले होता है कि आप पहले सीज़फायर की बात करेंगे, युद्ध हुँ, को विराम की बात करेंगे, उसके बाद आप एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो होता है वो शुरुआत करेंगे। उसके बाद आप जो विथड्रॉल ऑफ आर्मी और टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है उस उन सारी चीज़ों पे बातें होंगी। लेकिन जो अभी तक अमेरिका ने ऐसा नहीं किया है। ये ज़रूर है कि चूँकि युद्ध यूरोप में और अमेरिका में आप जानते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो कि मानते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए ज़िम्मेदार है जो कि वहाँ पे हो रहा है। तो हुँ, हुँ, वैसे में उनको यह तो लग रहा है कि जब भी इसका निदान होगा उसका तरीका डायलॉग और डिप्लोमेसी ही है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाइडेन को अभी भी ये लग रहा है चूँकि कर्क्स में वो चले गए तो उनको लगता है कि थोड़ी और अगर रूस की टेरिटरी को कैप्चर कर लें या रूस को और वल्नरेबल दिखाया जाए, तो मुझे लगता है कि अमेरिकन जो पॉलिसी है उनको फ़ायदा होगा और अमेरिकन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक चूँकि नाटो को यूनाइट करने में काफ़ी सक्सेसफुल हो गए हैं, तो उसको वो एक तरह से सक्सेस के रूप में देख रहे हैं कि उनकी एक विजय है। तो हुँ, वैसी हुँ, स्थिति में मुझे लगता है कि युद्ध की संभावना अभी युद्ध के एस्केलेशन की संभावना ज़्यादा है। पीस टॉक अभी अमेरिका तुरंत इनिशिएट नहीं कर रहा है क्योंकि जो भी स्टेटमेंट्स आ रहा है जैसे कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पे हाँ, एक स्टेटमेंट तो आना चाहिए कि सीज़फायर हो सकता है या उस पे हुँ, बातचीत हो सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं आ रही है। तो उनको लगता है अभी बिल्कुल। वो शुरू नहीं करना चाहते हैं। यह ज़रूर है कि उनको जब लगेगा कि अब युद्ध को कंटीन्यूअसली यूक्रेन को नहीं सपोर्ट कर सकते हैं कुछ दिन बाद, तो शायद इसकी बातचीत करना शुरू कर देंगे या फिर ज़ेलेंस्की दबाव बना दे या फिर रूस अपनी ज़्यादा टेरिटरी को कैप्चर कर ले। तो इन सारी संभावनाओं के बाद वो युद्ध विराम की बात कर सकते हैं, लेकिन अभी तुरंत तो वो नहीं करना चाहते हैं। जी, तो अभी मुश्किल हालात हैं यूक्रेन के लिए और युद्ध जो है और गंभीर हो सकता है और इस तरह से हथियारों के ज़्यादा इस्तेमाल के लिए रूस के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल के लिए अगर इजाज़त ये दोनों देश अमेरिका और यूके देते हैं तो और भी गंभीर परिस्थिति बन सकती है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राजन कुमार जी। इस चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया।